हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आई दृष्टि का पार्ट 2 लेकर के, जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य के आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, आगे के जो भी न्यूज़ हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, इसको लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा ही टेंशन का माहौल है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन ये रिलीफ बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा। 1-2 महीने हार्डली आपके डेट्स आगे बढ़ेंगे। पढ़ना ऐसे भी है, पढ़ना वैसे भी है आपको, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कहीं से भी मत रोकिए। आई दृष्टि, करंट अफेयर्स, चाहे जीएस हो गया, आपको पढ़ना ही है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम ठीक है पोस्टपोन्ड हुआ, कुछ दिन का रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं भी होता है फिर भी आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर 17 मार्च को एग्ज़ाम हो जाए तो आप पैनिक सिचुएशन में ना आए। तो उसको ध्यान में रखते हुए चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं। और हम आज अगले सबसे पहला टॉपिक है कि भारतीय भेषज संहिता आयोग पीजीडी का सदस्य बन गया है भारत। ये भेषज संहिता क्या होती है? भेषज संहिता जैसे कि कोई भी आयोग होता है या कोई भी विभाग होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसका एक नॉर्म्स होता है, एक बुक होती है, जिस रूल्स होते हैं उसमें, जिसको फॉलो करके वो चीज़ आगे बढ़ती है, वो संस्था आगे बढ़ती है, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वैसे ही जो भारतीय भेषज संहिता है, ये बेसिकली जो आयुर्वेद या मेडिकल के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं उसको इसमें लिखा जाता है। एक रूल बुक होती है ये मेडिकल के फील्ड में। अब ये जो भारतीय भेषज संहिता आयोग है, अभी ये पीडीजी का सदस्य बना है। अब पीडीजी क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले ये देख लेते हैं कि भारतीय भेषज संहिता क्या है। ये इंडियन फार्मासोपिया का केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक क्या है, आयोग है। और ये फिलहाल में पीडीजी का सदस्य बना है। पीडीजी क्या है? ये जैसे कि नेशनल लेवल पे भेषज संहिता है, वैसे ही पीडीजी इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग देशों का जो है वो क्या है, मेडिकल एक संहिता कह लीजिए, आप एक कोड कह लीजिए, उस तरीके का एक ग्रुप है। और इसमें भारत के शामिल होने का क्या मतलब है कि अब भारत के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दवाओं को लेकर के, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके जो मानक है, अब उनको इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता मिलने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। आपको पता होगा कि भारत जो है वो बहुत बड़े लेवल पे दवाओं का जो विक्रेता है, तो उस लिहाज से भी ऐसे भी वर्ल्ड वाइड हमारी जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अब हम अगर इस पीडीजी के सदस्य बन गए हैं तो हमारी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी और बढ़ जाती है, हमारा जो ओहदा है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि अभी यहाँ जो इस पीडीजी की वार्षिक बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई है? हैदराबाद में। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारे इंडिया में ही हुई है इसकी बैठक, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पीडीजी की बैठक कहाँ पे हुई है? तो इंडिया में हुई है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित होने वाला ये क्या है? प्रथम बैठक है। मतलब अब तक जो भी बैठकें हुई हैं वो अमेरिका में हुई हैं, जापान में हुई हैं, और कहाँ पर हुई है? यूरोप में हुई है। और ये पहली बार है जब इन 3 देशों के अलावा या इन 3 जगहों के अलावा कहीं पर ये बैठक हुई है। और कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रतिभागी जो हैं वो फिजिकली उपस्थित रहे हैं। जैसे कि सबको पता है 2020 में कोविड का जो सीन था, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें वर्चुअली हो रही थी। तो 2019 के बाद से ये पहली बैठक है जिसमें व्यक्तिगत रूप से लोग जो हैं वो उपस्थित हुए हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। साथ के साथ में WHO जो है इसका पर्यवेक्षक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये आपको कहीं अगर स्टेटमेंट में पूछ दे फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अरे ये ऐसा था या नहीं था। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उन चीज़ों को आप बिल्कुल दिमाग में रख के चलेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये भारत में हो रहा है। भारत में भी कहने का मतलब है अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद से पहली बार ऐसा है कि किसी अन्य देश में हो रहा है। साथ के साथ हैदराबाद में हो रहा है। WHO इसका पर्यवेक्षक है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें अभी भारत का जो भारतीय भेषज संहिता है वो शामिल हो गया है। तो इतनी सारी चीज़ें इस टॉपिक से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी। चलिए अब इसको और ज़्यादा नहीं खींचते हैं, आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। देखिए हमारे जो पीएम है उनका एक विज़न रहता है कि जो निचले तबके के लोग हैं या जो दूर दराज दूर क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है हमारे पीएम का। और उसमें भी जनजाति जो ट्राइब्स हैं उनको लेकर के जो बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। हमने लास्ट क्लास में पीएम जन मन के बारे में भी
चर्चा की थी। तो वैसा ही एक समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय खोला गया है, कहाँ पे? तेलंगाना में। अब ये नाम जो है, ये नाम ही इंपॉर्टेंट है, समक्का और सरक्का। ये कौन है? समक्का और सरक्का माता और माँ और बेटी का ये दो लोगों की क्या कहते हैं, जुगलबंदी है, या दो लोग हैं, एक समक्का और सरक्का, एक माँ है और दूसरी उनकी बेटी है। इन दोनों ने 12वीं शताब्दी में जो काकतीय राजवंश थे उनके खिलाफ में मोर्चा खोला हुआ था। ये दोनों ट्राइब से आती हैं, कोया जनजाति से ये आती हैं। 12वीं शताब्दी में देखिए काकतीय शासकों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा लिया था। और क्या था ये कि सूखे की स्थिति के दौरान जो जनजाति लोगों पर टैक्स लगाया जाता था उससे रिलेटेड इन्होंने क्या है, आंदोलन किया था कि गलत बात है, सूखा है एक तो, और ऊपर से जो ये काकतीय राजवंश है उनसे टैक्स वसूल कर रहा था। तो ये माँ बेटी की जोड़ी ने क्या किया था, आंदोलन किया था। इसलिए इनको बहुत ही माता या देवी के रूप में वहाँ पर तेलंगाना में मान्यता दी जाती है। किस जनजाति से रिलेटेड है इनको ध्यान में रखेंगे। इसको समक्का सरक्का के रूप में मेला भी एक जो है वो तेलंगाना में आयोजित किया जाता है, तो इसलिए भी ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। समक्का सरक्का जतारा मेला भी इसको बोलते हैं। तेलंगाना में ये राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट आया? केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, तो पहले देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय के बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है। 4 अक्टूबर को जो पीएम है उन्होंने क्या किया है कि तेलंगाना में ये समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब का है? 2009 का। इसको ध्यान में रखेंगे। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की तेलंगाना में स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? तो मुलुगु जिले में की गई है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये 7 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ है, 13 दिसंबर को ये राज्यसभा से पारित हुआ है, और फाइनली राष्ट्रपति की अनुमति या क्या कहते हैं हस्ताक्षर के बाद में ये विधेयक बन गया है। विधेयक क्या बना है? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। कौन से सन के विधेयक में संशोधन किया गया? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है, और अब ये विधेयक बन गया है संशोधन विधेयक 2023। तो ध्यान में रखेंगे, इतनी बात इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट थी। चलिए हम स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एक तो टाइम की बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है, और दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं बताते चल रही हूँ। फिर आप उसको खुद से भी रीडिंग एक बार लेंगे ज़रूर, तो कोई भी पॉइंट जो छूट जाता है उसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ट्रैवल फॉर लाइफ। ये ट्रैवल फॉर लाइफ जो है ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है मोदी जी का। ट्रैवल फॉर लाइफ क्या है कि एक जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए ट्रैवल, ये लाइफ का जो फुल फॉर्म क्या है? तो मिशन लाइफ जो है ये हमारे पीएम मोदी जी ने चालू किया था। इसका मतलब क्या है? फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। पर्यावरण के लिए जीवन शैली कहने का मतलब क्या है कि पर्यावरण को हमारी वजह से कोई क्षति ना हो, इसके लिए हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके ये लाइफ जो मिशन है ये पीएम मोदी ने चालू किया था। अब देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, नींव कहाँ से पड़ी थी। तो सबसे पहले 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूके में, अब ग्लासगो यूके में क्या हुआ था? तो भाई आपको पता होना चाहिए कि COP26 हुई थी यूके में। कहाँ पर? ग्लासगो में। तो ग्लासगो यूके में 1 नवंबर को जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने इस लाइफ मिशन की शुरुआत की बात की थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बोला था 1 नवंबर 2021 को COP26 में। हमारे यहाँ कब चालू हुआ ये? तो 20 अक्टूबर 2022 को एकता नगर गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है, वहाँ से एकता नगर से मोदी जी ने हमारे इंडिया में इसको चालू किया था। तो ध्यान में रखेंगे कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे COP26 में मिशन लाइफ की बात हुई थी, उसके बाद में 20 अक्टूबर 2022 को इंडिया में इसको चालू किया गया था। इसके बाद में इसके क्या है, इसके उद्देश्य ये हैं कि वर्ष 2028 तक भारत में 80% गाँव और स्थानीय शहरी निकायों को क्या करना है? पर्यावरण अनुकूल बनाना है। अब 80% कहने का ये है कि भाई बाकी 20% ने क्या किया है? तो अभी ये है कि हमारी आबादी इतनी है, हमारी डाइवर्सिटी इतनी है, अगर हम 80% कर ले रहे हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर कहीं पूछ दे कि बिल्कुल 100%,
आपको फंसाने के लिए दे दे तो बिल्कुल 100% की बात नहीं की है। जनरली 100% की बात की जाती है, 50% की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर 80% गाँव और शहरों को जो है पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस लाइफ मिशन के तहत काम किया जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं कि भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल कर रहा है। एक हमारे यहाँ स्कीम चल रही है नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन करके एक स्कीम चलती है हमारे यहाँ, तो उसमें इस मिशन लाइफ को शामिल किया गया है। अब आप लोगों के लिए टारगेट ये है कि आपको होमवर्क ये है कि आपको एनडीसी के बारे में, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी है आपको। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि 27 सितंबर को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो ये लाइफ मिशन है इसको ही थोड़ा सा इवॉल्व कर दिया गया, और इवॉल्व करके क्या कर दिया गया, ट्रैवल फॉर लाइफ शुरू किया गया है। तो ये पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, ट्रैवल फॉर लाइफ। इसमें इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, भारत मंडपम से इसकी शुरुआत की गई है। ट्रैवल फॉर लाइफ है, मतलब कि अभी तक हम अपनी जीवन शैली बना रहे थे पर्यावरण अनुकूल, अब हम ट्रैवल भी करेंगे पर्यावरण के अनुकूल। तो इस तरीके का ये पहल है, किसकी है, पर्यटन मंत्रालय की, ध्यान में रखेंगे। इसमें भागीदार कौन कौन लोग हैं, तो भागीदारी कौन कौन दे रहा है, UNWTO यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण पर्यटन संगठन, साथ के साथ यूनाइटेड नेशंस जो एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप है वो इसमें भागीदार है, और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय तो है ही। इसके तहत एक और चीज़ हुई है कि इसमें जो ट्रैवल फॉर लाइफ है इसमें एक क्षेत्रीय कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया है कि सतत पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है, और उसमें क्या है, स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें 2 पॉइंट हैं, ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत 2 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, पहला तो है, 2 पॉइंट्स नहीं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। इसमें 8 केंद्रीय विषय हैं और 2 जो उप विषय हैं उनकी भी आगे चर्चा करेंगे। तो ट्रैवल फॉर लाइफ में पहले 8 जो विषय हैं, केंद्रीय विषय हैं, इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आपको ऑप्शंस में दे दिया जाए कि इनमें से कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत जो 8 केंद्रीय विषय हैं उसमें सबसे पहला विषय है कि ऊर्जा की बचत। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमें ऊर्जा की बचत करनी है। दूसरी बात है कि जल की बचत करनी है। उसके बाद जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको क्या करना है, बहिष्कार कर देना है। जो एक बार यूज़ होने वाले प्लास्टिक होते हैं जो बहुत थिन होते हैं लेकिन वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते हैं, अपघटन उनका बहुत धीरे धीरे होता है, तो वो क्या पर्यावरण को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहली बात यह है कि इसमें 8 विषय में क्या है, एक तो ऊर्जा शामिल है, उसके बाद जल की बचत करनी है, ऊर्जा की बचत करनी है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको क्या है, मना करना, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका बहिष्कार करना है। साथ के साथ अपशिष्ट को कम करना है, रिड्यूस वेस्ट, जो हमारा घरेलू वेस्ट है या जिस भी औद्योगिक वेस्ट है उसको हमें कोशिश करनी है कि हम इसको कम कर सकें। स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण करना है। स्थानीय जो भी, जैसे कि गांव के लेवल पे देखेंगे आप कि बहुत छोटे छोटे उद्योग चलते होते हैं, हथकरघा उद्योग होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होती हैं वो अचार पापड़ बनाना ये सारी चीज़ें करती होती हैं। तो स्थानीय लेवल पे जो व्यवसाय हैं और समुदाय हैं उनको क्या करना है, उनका संरक्षण करना है। स्थानीय संस्कृति और धरोहर का सम्मान करना है, ये भी चीज़ है। ये तो आपके DPSP में जो आपके मूल कर्तव्य है जो उसमें भी ये शामिल है, DPSP में नहीं, मूल कर्तव्यों में भी शामिल है कि आपको अपनी प्राकृतिक धरोहर की क्या करनी है, रक्षा करनी है। तो उसमें ये भी, यहाँ पर भी ये लाइफ मिशन के तहत, ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन के तहत इस विषय को भी शामिल किया गया है कि स्थानीय संस्कृति और धरोहर का सम्मान करना है। स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मोदी जी का एक विज़न चलता है ना, वोकल फॉर लोकल, तो लोकल जो फूड है, हम आज के पिज़्ज़ा बर्गर के ज़माने में हम क्या हो, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने के चक्कर में हमने अपनी हेल्थ को क्या है, बहुत ज़्यादा ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। पिज़्ज़ा बर्गर का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि हमें हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम मैदा खा रहे हैं। उससे हट करके अगर हम अपने स्थानीय पकवानों के बारे में देखें तो बेसन से, चावल के आटे से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी सेहतमंद चीज़ें बनती हैं जो स्नैक्स का भी काम करती हैं और आपके हेल्थ को भी बहुत कम नुकसान पहुँचाती, नुकसान नहीं पहुँचाती। तो इसको ध्यान में रखा गया है कि स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, इसको बढ़ावा दिया जाए, साथ के साथ प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण किया जाए। तो ये कुछ 8 विषय हैं, इनको ध्यान में रखेंगे, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे इससे।
अब ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम के तहत दो अलग अलग क्षेत्र, जिनकी मैं अभी बात कर रही थी कि दो अलग अलग क्षेत्र प्रारंभ किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ, और दूसरा ये है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। तो इसमें दो मेजर चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। ये क्या है? ये ट्रेवल फॉर लाइफ के अंदर दो अलग अलग क्षेत्र के लिए कार्यक्रम है। कौन कौन से? एक स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और दूसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। चलिए, अब सब इन सारी चीज़ों के इतर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वहाँ पर देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पर्यटन है तो पर्यटन मंत्रालय ही करेगा, मोस्टली तो ऐसा ही रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसको क्या है, कब लॉन्च किया गया? तो 27 सितंबर को। 27 सितंबर को है, क्यों? क्योंकि इस दिन होता है विश्व पर्यटन दिवस। तो 27 सितंबर की डेट याद रखिएगा। डेट का मिलान करने के लिए पूछा जाता है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। इस क्या है ये? तो ये पर्यटन दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। तो 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है उसने ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसके तहत जिसको प्राइज मिला है उसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? कुल 35 गांवों को शामिल किया गया था। 5 को जिसमें से गोल्ड मिला है, 10 को इसमें सिल्वर मिला है और 20 को ब्रॉन्ज मिला है। तो 5 को मिला है गोल्ड, 10 को मिला है क्या? सिल्वर, 10 गांवों को, और 20 गांवों को क्या मिला है? 20 गांवों को मिला है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ जो 35 गांवों को इसमें शामिल किया गया था। टॉप किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया। देखिए, जब से ये जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है और जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया है उसके बाद से मैंने पिछली बार भी बताया था कि पूरी दुनिया की, देश की, सबकी नज़र है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे। और अभी हाल में आप कहीं भी देखें कि अगर जम्मू कश्मीर ने किसी इंडेक्स में टॉप किया है तो फिर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में जो है दावर गांव जो है बांदीपोरा जिले का, जम्मू कश्मीर राज्य से, उसने क्या किया है? टॉप किया है। तो ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर का दावर गांव, बांदीपोरा जिला। उसके बाद में उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, सरमोली गांव। उसके बाद है मिजोरम, रेइक गांव, फिर कंथालूर केरल और मडला मध्य प्रदेश। तो आप दावर को ध्यान में रखिए, इतना कुछ तो नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछेगा उतना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रतियोगिता में आप दावर जम्मू कश्मीर को याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड, जिसने काफ़ी टाइम से करंट को फॉलो किया होगा उनको पता होगा कि अभी क्या है, हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक जो खाद हैं, है ना, उर्वरक हैं, उसके लिए एक ब्रांड को अब मान्यता दे दी गई है, भारत। ये भारत ब्रांड से भारत में जितने भी हमारे यहाँ जितने भी उर्वरक हैं उनको इसी ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो भारत ऑर्गेनिक ब्रांड करके ये हमारा जो है खाद के लिए ब्रांड है। अब इसमें एक चीज़ हुई है कि NCOL को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की मान्यता मिली है। तो अब देख लेते हैं कि ये NCOL क्या है और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ठीक है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है वो NCOL को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की मान्यता मिली है। अब किसी को सहकारी कहने का मतलब क्या है कि जो उनका एक अलग से ग्रुप होता है और वहाँ पे ग्रुप के जो लोग होते हैं वो आपस में फंडिंग की व्यवस्था करते हैं और अपना जो है पूरा काम संभालते हैं जिस भी क्षेत्र में। तो ये उर्वरक से रिलेटेड है और भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के अंडर ये भी आ गया है। एक सहकारी सहकारी जो समिति बन गई है, इसमें ध्यान में रखेंगे। इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड क्या है। 6 उत्पादों को उसने जारी किया है, अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए
आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जब कभी इस तरीके की किसी स्टैचू या किसी मूर्ति की स्थापना होती है तो चर्चा में रहता ही है। और अभी हाल के टाइम में देखेंगे आप, पिछले 1-1.5 सालों में बहुत जगह पे हमने मूर्तियां बनाई हैं, तो आपसे मिलान करने के लिए दे सकता है। तो आपके लिए ये टास्क रहेगा कि जो भी 1-1.5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, कहीं पर मूर्ति बनी है जैसे कि स्टैचू ऑफ वननेस, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर रामानुज जी की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं अलग अलग जगह पे, BR अम्बेडकर की कहीं पे मूर्ति बनी है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ पर किसकी मूर्ति की अनावरण हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है और उसका नाम क्या है। तो क्या है, मैच द फॉलोइंग में आपको दे सकता है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं एकात्मता की मूर्ति के बारे में। स्टैचू ऑफ वननेस, वननेस कहने का मतलब है कि सब एक ही है। किसका है ये? तो आदि शंकराचार्य, जिनको बारे में पता होगा कि 8वीं शताब्दी के ये क्या थे, भारतीय वैदिक विद्वान थे। इन्होंने अद्वैतवाद और वननेस एकात्मता की बात की थी। तो यही आदि शंकराचार्य जी की जो है मूर्ति बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? ये बनाई गई है आपके MP में। देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका अनावरण किया है। आदि शंकराचार्य जी के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो आदि शंकराचार्य जी जो थे वो 8वीं शताब्दी के एक भारतीय वैदिक विद्वान थे। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो केरल राज्य के कालडी ग्राम से ये बिलोंग करते थे। इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत तो इन्होंने दिया कि आत्मा परमात्मा सब एक ही है, उन्होंने ये बात बोली थी। साथ के साथ जो 4 मठ हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो भारत में जो 4 मठ हैं, द्वारका मठ हो गया आपका, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी, इनमें 4 जगह पे जो मठ हैं उनकी स्थापना भी किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने की थी। तो इन मठों के बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पिछले साल ही इनके द्वारा बनाया गया एक जो उत्तर काशी का मठ था वो बहुत चर्चा में आ गया था कि वहाँ की कुछ ज़मीन धंस रही है या भूस्खलन की कुछ न्यूज़ चल रही थी। तो क्या है, जलवायु के पर्सपेक्टिव से भी वो टॉपिक और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। साथ के साथ आदि शंकराचार्य जी भी उस समय भी न्यूज़ में थे और अभी उनकी जो है स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मता की मूर्ति बनी है MP में, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब मूर्ति के बारे में जान लेते हैं कि मूर्ति में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसका अनावरण मैंने बता दिया कि CM जो थे MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था 21 सितंबर को। इसमें कहाँ पर किया था? तो ओमकारेश्वर में एक शंकरवतरणम करके एक आयोजित किया गया था ओमकारेश्वर में, और वहाँ पर ही शंकराचार्य जी की एकात्मता की मूर्ति बनाई गई। देखिए, और उसके साथ साथ क्या किया गया? एक अद्वैत लोक संग्रहालय, जैसा मैंने बताया कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, तो वैसा ही उसको ध्यान में रखते हुए एक अद्वैत लोक संग्रहालय की स्थापना या शिलान्यास किया गया है। अब संग्रहालय है तो उसमें क्या रहेगा? चीज़ें होंगी, म्यूजियम है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको भविष्य में लोग आएँ, देखें और हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे वैदिक सभ्यता के बारे में जानें। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि मूर्ति के लिए क्या स्पेशल है, मूर्ति में ऐसा क्या है। तो ये बहुधातु प्रतिमा है। बहुधातु कहने का मतलब है कि बहुत सारे धातुओं से, लगभग 8 धातुओं से मिलकर बना है, जिसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, और इस जगह को पूरा क्या नाम दिया गया है? ये जो लोक संग्रहालय परिसर है ना, इसको नाम दिया गया है एकात्मक धाम। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक विशाल प्रतिमा ये बनी हुई है। कहाँ पर बनी है? खंडवा जिले में बनी है। MP के खंडवा जिले में पुनासा तहसील में इसको बनाया गया है। कहाँ पर? मंधाता पर्वत पर। तो पर्वत को ध्यान में रखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर 1 साल में हाईलाइटेड होती है, न्यूज़ में होती है, तो फिर उसको अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे तो इनडायरेक्टली कहीं मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देगा। और जो UP के पेपर हैं उसमें अगर ज्योग्राफी के सेक्शन में आप जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर पर्वत कहाँ पर हैं, किस राज्य में है, इसका मिलान करने के लिए आता है। तो आपको लिए ये इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया, साथ के साथ में मंधाता पर्वत भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। फीट कितनी है इस मूर्ति की? ऊंचाई है 108 फीट इसकी ऊंचाई है। साथ के साथ में चलने की मुद्रा में है, ये वॉकिंग पोस्चर में, मतलब कि आदि शंकराचार्य बैठे हुए नहीं है, चलने वाले वॉकिंग पोस्चर में ये मूर्ति बनाई गई है। इसमें मिश्र धातुओं को मिलाया गया है, जिसमें से मिश्र धातु कांसा मिश्र धातु में 88% तांबा है और 8% टिन है। ये इतना नहीं पूछेगा कितना क्या है, बस ये ध्यान में रखिएगा कि मिश्र धातु से बना है। अब 108 फीट ऊंची तो इनकी प्रतिमा है। इसके नीचे जो है क्या है? आसन है। आसन कितने फीट का है? तो
54 फीट ऊंचा एक आसन बनाया गया है, ठीक है। और उसमें क्या है, 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी के समान दिखने वाला आधार है। तो 27 फीट का एक कमल की पंखुड़ी के समान दिखने वाला आधार है, उस पे 54 फीट का आसन है और उस पर 108 फीट टोटल जो मूर्ति की ऊंचाई है, ठीक है। और इसको इतने सॉलिड तरीके से बनाया गया है कि देखिए अगले 500 वर्षों में भी ये मूर्ति वैसी की वैसी खड़ी रहेगी, मतलब कोई हिला नहीं सकता, इतने सॉलिड मटेरियल्स का इसमें यूज़ हुआ है, टेक्निक को फॉलो करके बनाया गया है। चित्रकार कौन है इनके, तो ये पूरी मूर्ति जो बनाई गई है उसके लिए पहले एक चित्रकारी की गई होगी, पहले तो एक स्ट्रक्चर, एक ड्राइंग तैयार की गई होगी। तो चित्रकार जो है वो वासुदेव कामथ जी हैं। तो जो ड्राइंग तैयार की थी इस मूर्ति की, किसने की थी, वासुदेव कामथ जी ने। अब ड्राइंग तैयार हो गई तो मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार होंगे, तो मूर्तिकार कौन थे, भगवान रामपुरे। कहाँ के हैं ये, सोलापुर महाराष्ट्र के ये भगवान रामपुरे मूर्तिकार। तो चित्रकार आपके वासुदेव कामथ जी इस मूर्ति के, और मूर्तिकार जो है वो रामपुरी जी, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब मैंने जब भी टॉपिक स्टार्ट किया उसी समय बताया कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी जगहों पर हमारे यहाँ क्या हुए हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़, फेमस पर्सनालिटीज़ की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो उसमें भारत में स्थापित अन्य प्रमुख मूर्तियाँ कहाँ कहाँ पर है एक बार देख लेते हैं, जो इसमें दी गई है इस बुक में। इसके अलावा आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि और भी अगर आपको कहीं पता है तो आप उसको एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, फिर तिरुवल्लुर की प्रतिमा बनी कहाँ पर, तमिलनाडु में, फिर आपकी बनी गोमतेश्वर प्रतिमा, ये बनी कर्नाटक में। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में। अब हनुमान मूर्ति अगर दिल्ली की चर्चा आए फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, कहीं पे भी, तो सबसे पहले दिखाती है मेट्रो के पीछे हनुमान जी, तो वही यही हनुमान जी हैं नई दिल्ली में, ये हनुमान जी। साथ के साथ भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु, मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा ये कहाँ पर बनी है, कर्नाटक में। तो इतने को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ किसने की है, तो संविधान के निर्माता श्री B.R. अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सबसे ज़्यादा इक्वालिटी की बात की है। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी उन्हीं को समर्पित है। कहाँ पर बनी है ये बनी है मैरीलैंड अमेरिका में। तो भाई ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया वाले तो रिकग्नाइज़ कर ही रहे थे अब तक अम्बेडकर जी को, अब विदेश के लोग भी हमारे जो संविधान निर्माता है उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। तो देखिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर बनी है, मैरीलैंड अमेरिका में बनी है। 14 अक्टूबर को इसका अनावरण किया गया है। 19 फीट की है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, इससे बड़ी बड़ी हमारे यहाँ बन चुकी हैं, लेकिन विदेश में बनी ये पहली मूर्ति है अम्बेडकर जी की, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 19 फीट की है, नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर, मैरीलैंड अमेरिका में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये भारत के बाहर जो है वो बनने वाली पहली मूर्ति है B.R. अम्बेडकर जी की। अब तक सिर्फ इंडिया में था, अभी भारत के बाहर बनने वाली ये B.R. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, पहली भी नहीं सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ध्यान में रखेंगे। एक और B.R. अम्बेडकर जी की मूर्ति बनी है हैदराबाद में। हैदराबाद में अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार कौन है, तो डॉक्टर रामवी सुतार। ये रामवी सुतार कौन है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार पटेल जी की जो मूर्ति बनाई थी, रामवीर सुतार जी, उन्हीं ने इस मूर्ति को तैयार किया है। हैदराबाद में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति बनी है। ये क्या है, 182 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। नाम क्या दिया गया है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी गुजरात की वो 182 मीटर ऊंची थी, जिसको रामवी सुतार ने बनाया था। उन्हीं शिल्पकार ने हैदराबाद में ये डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति बनाई है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिगार्डिंग है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना न्यूज़ है। बाकी ये देख लेते हैं कि हैदराबाद में जो मूर्ति बनी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 125 फीट है। जो अमेरिका में बनी है 19 फीट की है, लेकिन हमारे हैदराबाद में जो बनी है 125 फीट की है। ऊंचाई के मामले में तो कहीं बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन भारत के बाहर बनी है ये पहली ऊंची प्रतिमा अम्बेडकर जी की, मैरीलैंड अमेरिका, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। हल्दी हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने से बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, चाहे वो दवाओं में हो, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हो। तो हल्दी का जो है हमारे संहिताओं में, हमारे जो वैदिक संहिता है या हमारे यहाँ के जो भी पुराने क्या कहते हैं एक नुस्खे हैं, उनमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। अभी एक सीन हुआ था कुछ पिछले साल ही, ऐसा हुआ था कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री ने
पेटेंट लेने की कोशिश की थी कि हमने हल्दी के जो औषधि गुणों की क्या है हमने खोज की है। तो फिर उनको बताया गया कि भाई तुम नए नहीं हो, इससे पहले तो हम अपने दादा परदादाओं के ज़माने से हल्दी को यूज़ कर रहे हैं औषधि के रूप में। तो इसको ध्यान में रख करके हमारे यहाँ की सरकार को ये लगा कि अब एक बोर्ड होना चाहिए और जो भी हमारे प्राचीन नुस्खे हैं, जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, उसको एक तरीके से क्या करना चाहिए, इम्पॉर्टेंस जब हम खुद अपने लेवल पे देंगे, उसको संहिताबद्ध करेंगे, तो क्या होगा, आगे से ऐसे कोई पेटेंट लेने के बारे में नहीं सोचेगा कि जो चीज़ हमारी है, जो चीज़ हमने पहले ही ईजाद की है, उस पर कोई और पेटेंट ले ले। तो इसको ध्यान में रख करके एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। अब हल्दी के बारे में जान लेते हैं कि हल्दी क्या है। तो हल्दी भाई वानस्पतिक नाम इसका क्या है, करक्यूमा लौंगा। करक्यूमा लौंगा इसका वानस्पतिक नाम है। जिंजीबेरेसी परिवार से ये आता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम चलता है, जातिवाद, इस परिवार से, शर्मा परिवार से, वर्मा परिवार से, ऐसी चीज़ें। तो हल्दी का परिवार कौन सा है, जिंजीबेरेसी परिवार से आता है हल्दी। कैसा पादप है ये, एक पुष्पीय पादप है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्प के रूप में ये उगता है, ऐसा बोल सकते हैं। एक सदाबहार एवं औषधीय गुणों से युक्त ये पौधा है। ठीक है, मैंने बताया कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, करक्यूमा लौंगा। ये कहाँ पर पाया जाता है, मुख्यतः ये पाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में एवं दक्षिण पूर्व एशिया में इसको उगाया जाता है। ठीक है, करक्यूमिनॉइड्स हल्दी में उपस्थित एक क्या है, जैव सक्रिय है, यानी कि बायो एक्टिव है। कौन, करक्यूमिनॉइड्स। इसकी वजह से ही हल्दी में जितने भी पौष्टिक गुण हैं वो हैं। ठीक है, हल्दी में जितने एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं, जो औषधीय गुण हैं, वो इसी एक्टिव जो ये पदार्थ है, बायो एक्टिव जो करक्यूमिनॉइड्स है, इसकी वजह से हैं। तो आपके साइंस में ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका वानस्पतिक नाम बन सकता है, करक्यूमिनॉइड्स के बारे में भी बन सकता है आपसे स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हल्दी की भारत के रिस्पेक्ट में उपयोगिता क्या है। तो हल्दी उत्पादन में भारत जो है वो 75% से भी अधिक का योगदान देता है वैश्विक लेवल पे। तो देखिए, ज़रूरत उस देश की मैं मानूंगी जो भाई 75% हम उत्पादक, हमने बहुत प्राचीन समय से इसको यूज़ किया हुआ है, हमने इसके औषधि गुणों का ईजाद किया है, और वो देश पेटेंट ले रहा था पता नहीं। तो देखिए, हल्दी उत्पादन में हमारे भारत में हल्दी उत्पादन का जो वैश्विक लेवल पे योगदान है वो 75% का योगदान है। और अब हमने ये बोर्ड बना दिया है, मतलब डेफिनेटली हम इस दिशा में और प्रोग्रेस करेंगे। मेजरली कहाँ पर उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य जो है वो हल्दी के महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये जो नीचे साउथ वाले एरिया में जो आ जाते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया आपका, और ये तेलंगाना हो गया, साथ के साथ में आपका यहाँ पे कर्नाटक हो गया, और आपका इधर को तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो ये जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे जो राज्य हैं, यहाँ हल्दी का बहुत बड़ा उत्पादक ये राज्य आते हैं। साथ के साथ में वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मैंने बता दिया 62% अधिक है, लगभग जो है वो 75% के आसपास है। अब हम ये बोर्ड बना करके क्या टारगेट रख रहे हैं उसको देख लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या है हल्दी बोर्ड के गठन के बाद। तो सबसे पहले तो ये कि 4 अक्टूबर को भारत सरकार ने इस हल्दी बोर्ड का गठन किया है। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को क्या होता है, गंगा डॉल्फिन डे। तो ऐसे रिलेट कर करके डेट को आप याद रख सकते हैं। इनकेस आपको पूछे, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, 4 अक्टूबर हल्दी बोर्ड का गठन। ठीक है, अब हमारा जो विज़न क्या है इस हल्दी बोर्ड को गठन करने का, तो विज़न ये है कि निम्न कार्य होंगे। क्या कार्य होंगे कि बोर्ड में जो हल्दी बोर्ड में जो स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं हल्दी के, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हल्दी की खपत को क्या किया जाएगा, बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके निर्यात को और बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी 75% उत्पादन कर रहे हैं हम, अब हम इसके निर्यात को बढ़ाने में काम करेंगे। ठीक है, अनुसंधान और विकास पर ध्यान देंगे। अब बोर्ड बना दिया है तो उसमें और रिसर्च करेंगे कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें टारगेट मेन ये रखा गया है कि हल्दी के निर्यात को हमें क्या करना है, 2030 तक $1 बिलियन कर देना है। तो ये मेन टारगेट है, 2030 तक हमें क्या करना है, हल्दी के निर्यात को $1 बिलियन
तक पहुंचा देना है। तो ये वाला जो लाइन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपसे बनते हैं कि कितने साल तक का विज़न है, तो 2030 तक का विज़न है। कितना बढ़ाने का है, तो $1 बिलियन जो है हल्दी का निर्यात इतने रुपए का हम कर पाए, ये हमारा टारगेट है। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। रोकना भाई साहब, रुको रुको रुको। हाँ चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है कि अब महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन की बात, जो बहुत ही सालों से चल रही थी, 2-3 दशकों से इस पर चर्चा चल रही थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान आप क्या कहते हैं, पुरुषों के समान समानता देने की अब बात कर रहे हो, लेकिन खुद आपने, जो सरकार है उन्होंने, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारी विधायिका है, उसने लोकसभा में और राज्यसभा या विधानसभाओं में महिलाओं को इतना जो है आरक्षण नहीं दे रखा है, उनको समानता का आपने अवसर नहीं दे रखा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन योजना लाई गई है। कब लाई गई है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले 11वीं जो लोकसभा थी HD देवगौड़ा के समय में, उसमें ये बात हुई थी 1996 में कि ऐसा कुछ लाया जाए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया। उसके बाद में उसके बाद 12वीं लोकसभा में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इसके बारे में चर्चा की गई। विधेयक जो है वो पेश किया गया 14 दिसंबर 1998 में, लेकिन ये भी पास नहीं हो पाया। फिर 11वीं 12वीं के बाद तीसरी बार लगातार 13वीं लोकसभा में भी इस तरीके की चीज़ें आई कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 85th जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किया गया, लेकिन मामला क्या है, राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा में वो क्या हुआ, लोकसभा के डिसॉल्व होते ही ये मामला भी रुक गया। फाइनली अब जाके ये जो चीज़ है, हमारा जो महिलाओं का जो है वो इंतज़ार खत्म हुआ और 108वां संशोधन विधेयक जब आया 2008 में, तो लगा कि शायद हो सकता है कि अब इस बार पास हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे भी पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कुछ पुरानी जो है हिस्ट्री रही। अब हम देख लेते हैं कि अभी जो पास हुआ ये फाइनली, तो उसमें क्या प्रोविजंस रहे, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो देख लेते हैं कि 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पास किया गया। कौन सा ये विधेयक था, तो बिल जो था वो 128वां था। देखिए बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये पता होगा, बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब भी कोई भी जो कानून है वो अंडर प्रोसेस होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, जब वो उसको पेश किया जाता है, जब तक वो पारित नहीं हो जाता है, जब तक सबकी स्वीकृति नहीं मिल जाती और फाइनली प्रेसिडेंट का उस पर सिग्नेचर नहीं मिल जाता, तब तक वो एक बिल रहता है। और जैसे ही बिल को प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिल जाते हैं, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाता है, साथ के साथ लोकसभा और राज्यसभा से वो पास हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक्ट। ठीक है, तो 108वां, जाहिर सी बात है कि बिल जो है वो हमेशा उसके नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और एक्ट जो होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादा नंबर में आते तो हैं विधेयक, लेकिन वो हर बार पास नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, हर बार एक्ट बन नहीं पाते हैं। तो हमेशा जो बिल का नंबर होगा, नंबर ऑफ बिल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एक्ट कम होंगे। तो ये नारी शक्ति वंदन जो है वो 128वां बिल है। ठीक है, संशोधन विधेयक है, संशोधन विधेयक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। 128वां ये संशोधन विधेयक है। और एक्ट कौन सा है, तो 106, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 19 सितंबर को ये पूरा पारित हुआ 128वां संशोधन विधेयक बिल लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद 20 सितंबर को ये राज्यसभा से भी पारित हो गया, लोकसभा के 20 सितंबर को ये लोकसभा से पारित हुआ, 21 सितंबर को ये राज्यसभा से पारित हुआ, और 28 सितंबर को प्रेसिडेंट के फाइनली इसमें क्या हुए, हस्ताक्षर हो गए। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट में, इसको ध्यान में रखेंगे। ये पूरा 106वां संशोधन विधेयक रहा, और 28 से 21 सितंबर 2023 के बीच में संसद में ये एक बहुत विशेष सत्र चल रहा था, और साथ के साथ जो नया संसद भवन है उसकी स्थापना के बाद ये पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है जो इस नई संसद भवन में पास हुआ है। ठीक है, नाम क्या दिया गया है, नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन, अब इसमें जो राज्यसभा, जो लोकसभा के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे, उनमें से 2 ऐसे महानुभाव थे, केवल 2, जिन्होंने इनका विरोध किया है। तो उन 2 के नाम जानना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है, पहले हैं इंडिया मजलिस इत्तेहादुल के, यानी कि AIMIA के
असुद्दीन ओवैसी जी हमेशा चर्चा में रहते हैं, इनको कौन नहीं जानता होगा। तो एक है असुद्दीन ओवैसी। अब जब एक पार्टी का सरदार ही अपोजिट जो वोट करेगा, तो जो दूसरा नेता है वो कैसे भाई अपना पार्टी विहिप के खिलाफ जाएगा। तो सैयद इम्तियाज़ जलील, तो जो असुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज़ जलील, ये दो नाम को याद रखिएगा। इन्होंने क्या है, नारी शक्ति वंदन का विरोध किया है। राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग होते हैं तो सर्वसम्मति से पास हो गया। मैक्सिमम जो लोग होते हैं पढ़े लिखे समझदार होते हैं, राज्यसभा में बिल्कुल सर्वसम्मति से ये पास हो गया। मैंने बताया कि ये नए संसद भवन का पहला विधेयक था। महिलाओं को 33% भागीदारी कहाँ पर, लोकसभा में और विधानसभाओं, राज्यों की जो विधानसभा के इलेक्शंस है वहाँ पर 33% की हिस्सेदारी या आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, अगर स्टेटमेंट बने कि ये ST SC OBCs को मिलने वाले आरक्षण से इतर है, तो नहीं, ये ST SC जो आरक्षण है, पहले जो ST SC नेताओं को जो आरक्षण मिलता था उसमें इस 33% के आरक्षण को भी जोड़ा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो ST SC के लिए जो लोकसभा या विधायिका में सीट रिजर्व थी, उसमें ST SC महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो उससे अलग हटके नहीं है, उसी ST SC के जो नंबर्स थे उनमें ये शामिल है और ओवरऑल 33% का रिजर्वेशन है महिलाओं को। अब ये ध्यान में रखेंगे कि स्टेट्स में तो ये लागू हुआ ही है, 28 स्टेट्स के साथ साथ एक UT है, कौन सा, दिल्ली। सभी को मालूम होना चाहिए कि दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से, दिल्ली और पुदुचेरी, जहां पर विधानसभाएं हैं। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न स्टेटमेंट में ये बन जाए कि दिल्ली के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो नहीं, केवल राज्यों के अलावा UT में दिल्ली जो ऐसा है कि दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, अब ये पूरा संशोधन अधिनियम लाने के लिए आपको और अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कि ये प्रोविज़न संविधान में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो किस किस चीज़ों में संशोधन किया गया, एक तो ये 106वां संशोधन विधेयक है, साथ के साथ में आर्टिकल 239AA, ये किससे संबंधित है, ये दिल्ली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से संबंधित है, आर्टिकल 239AA। तो इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए ये आर्टिकल 239AA है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस अनुच्छेद को, इस अधिनियम को पारित करने के लिए किन किन अनुच्छेदों में क्या प्रोविजंस जोड़े गए हैं। तो 3 अनुच्छेद हैं ऐसे संविधान के जिनमें संशोधन किया गया। पहला तो 330A, 332A और 334A। ठीक है, तो ये 330, 332, 334 दो का डिफरेंस है। ठीक है, याद करना आसान हो गया आपके लिए। अब इसमें क्या है, 330 में क्या जोड़ा गया है कि भाई लोकसभा में जो ST SC जो आरक्षित सीटें हैं उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। ठीक है, 1/3 कहने का मतलब है 33%, कितना होता है, 1/3 होता है। तो मैंने वही जो पहले स्टार्टिंग में बताया कि आर्टिकल 330A के तहत क्या शामिल किया है कि लोकसभा में जो ST SC रिजर्व सीट हैं उनमें 1/3 महिलाओं के लिए भी होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो सीटें भरी जा रही हैं उसमें भी 1/3 सीटें जो क्या होंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, तो एक तो हो गया ST SC सीट्स में ही 1/3 महिलाओं के लिए, साथ के साथ में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहे हैं वहां पर भी 1/3 महिलाओं के लिए। ठीक है, ये 330 आर्टिकल 330 जो है वो लोकसभा चुनाव से रिलेटेड हुआ। अब देख लेते हैं कि 332 में क्या है। तो अनुच्छेद 332A में क्या है कि राज्यों की जो विधानसभाएं होंगी उनमें सेम प्रोविजंस। राज्यों की विधानसभाओं में क्या होगा, ST SC के जो सीट्स हैं उसमें 1/3 महिलाओं के लिए और ओवरऑल जो सीट्स हैं उसमें 1/3। तो ये 332 जो हुआ राज्य विधानसभा के लिए। 334 में क्या है, एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया। 334A जोड़ने के बाद क्या किया गया है कि जो सीटों का आरक्षण है ना उसमें क्या शर्तें होंगी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन वो कब से लागू होगा, उसकी शर्तें क्या होंगी, इसमें संशोधन करने के लिए आर्टिकल 334A को शामिल किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 334 पहले से था, उसमें अभी संशोधन करके एक नया प्रोविज़न
जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात को ध्यान में रखेंगे। अब ये पूरा मामला जो है ये है कि मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि परिसीमन आयोग के गठन, जो नेक्स्ट जो हमारी जनगणना आएगी उसके बाद जो पहला परिसीमन आयोग गठित होगा उसके बाद से ये प्रोविजंस लगेंगे। तो अगर कोई सोच रहा हो कि इस साल के जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी 1-2 मंथ में, उसमें अगर ये चीज़ें लागू हो रही हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो 2026 के बाद से पहला इलेक्शन होगा उसमें जा कर के ये पूरा जो मामला है वो लागू होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये 15 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। अगले 15 वर्ष के बाद में चाहे तो संसद फिर से इसको एक्सटेंड कर सकती है, जैसे कि अभी तक आरक्षण के मामले में है कि हर 15 साल में उसको क्या एक्सटेंड किया जा रहा है। तो अभी जो ये महिलाओं के आरक्षण के लिए जो प्रोविजंस आए हैं ये भी नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए हैं, और फिर उसको संसद चाहे तो अपने हिसाब से आगे एक्सटेंड भी कर सकती है। ठीक है, अब चलते हैं अगला, आयुष्मान भवः अभियान। तो आयुष्मान भारत, आयुष्मान बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं, अब उसमें एक नया अभियान जुड़ गया है आयुष्मान भव का। आयुष्मान भव क्या है? यह एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है। कौन? आयुष्मान भारत करके एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज चलाया जा रहा है जिसमें पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, इलाज के लिए। तो उसी के तहत में ये एक नई पहल शुरू की गई है आयुष्मान भव की। ठीक है, ये कब आई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी 2017 में। इसमें किस चीज़ को ध्यान में रख करके ये पूरी लाई गई थी स्कीम? ये SDG 3 को ध्यान में रख करके, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सतत विकास जो लक्ष्य हैं जो 2030 तक रहने वाले हैं। कितने हैं सतत विकास लक्ष्य? तो आपके 2030 तक टोटल 17 SDGs हैं। ठीक है, SDG कितने हैं टोटल? 17। ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपने पेपर देखा होगा तो कि 2030 तक एजेंडा है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। SDG लेकर आया है, 17 गोल्स हैं इसमें। इसी 17 गोल्स में जो SDG 3 है, SDG 3 जो है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है गुड हेल्थ एंड वेल बींग की बात करता है। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य। SDG 1 बात करता है आपकी गरीबी की, दूसरी बात करता है हंगर की। SDG 3 जो बात करता है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है आपके गुड हेल्थ की। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे ये आयुष्मान भारत की एक ये पूरी अभियान चलती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। SDG से क्वेश्चन बनते हैं, मिलान करने के लिए आता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है SDG 1, 2, 3, 4, 5 जेंडर इनइक्वालिटी तक। उसके बाद SDG 13 है क्लाइमेट चेंज से लेकर, फिर SDG 14 और 15 है लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ ऑन द लैंड। इन सब से प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे तो आपको मिलान करने के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो SDGs को भी एक बार ध्यान पे रखेंगे। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आयुष्मान भव अभियान जो है वो आयुष्मान भारत की तरह ही एक उसके अंदर एक अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? SDG 3 जो है, यानी कि सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसको सुनिश्चित करना। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने टाइम पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आयुष्मान भव में ऐसा क्या खास है। सबसे पहले तो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर से इसका शुभारंभ किया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं आजकल। स्वच्छता सर्वेक्षण भी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था। अभी जो आयुष्मान भव है उसको भी द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गांधीनगर, गुजरात से। ठीक है, इसमें भी वही सारी चीज़ें होंगी जो हेल्थ पर्सपेक्टिव से हैं, इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है? ये राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा? जो संचारी गैर संचारी रोग हैं उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके लिए इस दिशा में काम किए जाएंगे। ठीक, अभी देख लेते हैं कि इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 तक इसको चालू किया गया था। किसको? आयुष्मान भव अभियान को। इसके तहत 3 घटक शामिल किए गए थे। कौन कौन से? आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा। मतलब आयुष्मान आपके द्वार आएगा, फिर मिल के मेला करेंगे और फिर लास्ट में सभा बदलाएंगे कि भाई मेले में क्या हुआ। ठीक है, एक लिंक बिठाने के लिए बता रही हूँ कि ये 3 घटक हैं, आयुष्मान आपके द्वार, मेला और सभा। ठीक है, ये 3 घटक थे इसके। अब इसी पूरी जो ये चीज़ें चल रही हैं इसी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ हुई है, आरोग्य मंथन 2023। तो आरोग्य मंथन 2023 ये क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कौन सा?
आरोग्य मंथन 2023। ये क्या है? जन आरोग्य योजना जो चल रही थी अभी हमारी, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, उसके 5 साल कंप्लीट हुए, उस उपलक्ष्य में इसको शामिल किया गया। साथ के साथ एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी चल रहा था कि डिजिटली जो है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके 5 साल पूरे हुए, डिजिटल मिशन के 2 साल कंप्लीट हुए। तो इसको ध्यान में रख करके ये आरोग्य मंथन जो स्कीम, जो आरोग्य मंथन एक नई योजना आई है, ठीक है। इन सब का एक होलिस्टिक उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम और क्या बेटर कर सकते हैं, अपनी जो हमारी जनता है उसको हम और क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसको कहाँ से आयोजित किया गया, इसका संपन्न कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में ये आरोग्य मंथन संपन्न हुआ। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि पीएम जन आरोग्य योजना और जो डिजिटल मिशन है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसमें क्या है कि हमने इस बार क्या किया, इनके 5 साल और 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने विभिन्न राज्यों को रैंकिंग दी कि कौन सा राज्य अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, कौन सा राज्य जो है खराब ट्रीटमेंट दे रहा है। तो इसके लेकर के हमने क्या है, पुरस्कार दिया, पुरस्कृत किया। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर्वाधिक संख्या में उपचार के मामले में किसने टॉप किया है? तो बड़े राज्यों में टॉप किया है केरल ने और छोटे राज्यों में टॉप किया है मेघालय ने। तो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट देने के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे है केरला बड़े राज्यों में, थोड़े छोटे और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छी कंडीशन पुदुचेरी की रही है, ठीक है। तो पुदुचेरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में हेल्थ की जो ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के मामले में पुदुचेरी की कंडीशन अच्छी है। अब देखते हैं इसके तहत क्या किया गया। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने की श्रेणी में भी मेडल दिए गए या पुरस्कार दिए गए। तो यहाँ पर हमने बात की कि सबसे ज़्यादा उपचार कहाँ मिले, तो केरला, मेघालय, पुदुचेरी, ठीक है। बड़े राज्यों में केरला, छोटे राज्यों में मेघालय और पुदुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड किस राज्य ने बना के दिए। तो सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने में बड़े राज्यों में नाम है असम का, उसके बाद छोटे राज्यों में नाम है आपका नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर। देखिए फिर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर आ गया। अब जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। केंद्र शासित प्रदेश है और बहुत हाईलाइटेड रहता है इसलिए। तो ठीक है, कार्ड बनाने के मामले में असम ने टॉप किया है बड़े राज्यों में, फिर नागालैंड है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, जीआई टैग वगैरह मिलते हैं या इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो वो क्वेश्चन बनता है। मिथुन को अभी खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दे दी गई। तो मिथुन क्या होता है? आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े याक जिनको बोला जाता है, बहुत झबले से होते हैं, बहुत हैवी शरीर होता है उनका, तो उसको कहते हैं मिथुन। मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि इनको खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है, आगे देखेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बॉस फ्रंटालिस है ना, फ्रंटालिस कहने वाला बॉस है ये मिथुन जी, बॉस हैं। ऐसे भी मिथुन बॉस है हमारे इंडियन इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। चलिए मिथुन, इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस फ्रंटालिस। ये क्या है? पर्वतों के पशु के नाम में इनको जाना जाता है। कौन से परिवार से आते हैं? तो ये परिवार से आते हैं बोविडे परिवार से। ये क्या है? सगे संबंधी है किनके? भैंसों के और मवेशियों के। जो मवेशी हैं, भैंस हैं, इनके ये दूरस्थ संबंधी है, मतलब दूर के रिश्तेदार हैं। मतलब जैसे हमारे आपके बहुत कुछ पास के रिश्तेदार होते हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार होते हैं। तो ये जो मिथुन है वो भी मवेशियों के या भैंसों के दूरस्थ संबंधी है, ठीक है। अभी इनको क्या किया गया है? खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। ये किसके समकक्ष हैं? ये जंगली गौड़ जो होते हैं उनका एक पालतू वर्जन है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा ये उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। उसमें भी कहाँ पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ कहाँ मिलते हैं? ये नागालैंड में मिलते हैं, मणिपुर में मिलते हैं और मिजोरम के उष्ण वर्षा वाले वनों में, जो ट्रॉपिकल, जो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पर ये क्या है? मिथुन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनको ध्यान में रखेंगे। ये जो आप जब इंडिया का मैप देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये पूरा मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे मिलेगा नागालैंड, फिर आपको मिलेगा मणिपुर और यहाँ पे मिलेगा मिजोरम, ठीक है। तो ये लाइन से लगे हुए हैं, याद करने में भी आसानी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिथुन पाए जाते हैं, उसके बाद आपके नागालैंड में भी, मणिपुर में भी और मिजोरम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये देख लेते हैं कि लगभग कितनी इनकी संख्या है। तो 3.8 लाख
संख्या में है अभी फ़िलहाल में ये। ठीक, अब देख लेते हैं कि किसने दर्जा दिया है खाद्य पशु का। तो जो हमारे यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI जो है, इसने खाद्य पशु का दर्जा दिया है मिथुन को। ये ICAR के अंदर एक क्या है, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र बनाया गया है जो इस तरह के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, मिथुन से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है एक यहाँ पर 1 सितंबर का। 1 सितंबर को अब से क्या मनाया जाएगा, मिथुन दिवस मनाया जाएगा। ये याद रखिएगा, बॉलीवुड स्टार मिथुन नहीं है, ये खाद्य पशु मिथुन की बात हो रही है यहाँ पे। 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाया जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अब क्या हो रहा है कि अब इनको खाद्य पशु का दर्जा दिया जा रहा है। अब क्या होगा कि मिथुन के मांस की बिक्री क्या होगी, अब हो सकेगी। तो खाद्य पशु का दर्जा देने का मतलब है कि इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चाहे इनके मीट की रिकॉर्डिंग हो, अब क्या होगा, लोगों को उनका यूज़ करने की परमिशन होगी। अब इस मिथुन के मांस को किस नाम से बेचा जाएगा, तो VC करके एक ब्रांड बनाया गया है और इस नाम से मिथुन के मांस को बेचा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VC को ध्यान में रखेंगे। ठीक, ICAR ने इसको मान्यता दे दी है, FSSAI ने मान्यता दे दी है। और जो केंद्र है राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, वो नागालैंड में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे ज़्यादा मिथुन अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन उन पे रिसर्च करने के लिए जो केंद्र बना है वो नागालैंड में बना है। चलिए आगे चलते हैं, सांची के बारे में देख लेते हैं। सांची पता होगा, इतिहास से रिलेटेड है। ये भारत का पहला सौर शहर बन गया है। ये भारत का पहला सौर सिटी कौन बना है, सोलर सिटी बन गया है सांची। ठीक है, रायसेन जिले में ये पड़ता है। सांची स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, 3री शताब्दी में अशोक ने इसकी स्थापना कराई थी। इसको ग्रेट स्तूपा के नाम से भी बोला जाता है। स्तूप क्या होते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं। जो भगवान गौतम बुद्ध जी हैं, उनके जो शरीर के अंग होंगे या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, उनको यहाँ पर लाया गया है। और इसको क्या है, बौद्ध धर्म में एक पूजा स्थल के रूप में माना जाता है। इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3री शताब्दी में अशोक ने बनाया था। सांची के लिए इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब मिला था, 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा सांची को मिला। अब हम देख लेते हैं कि सांची जो है वो पहला सौर सिटी बना है ना, पहला इंडिया का पहला सोलर सिटी बना है। मतलब कि वहाँ पर क्या होगा, एक तो नेट जीरो कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम, साथ के साथ में सूर्य से ही अपने डे टू डे लाइफ की जितनी भी ऊर्जा की खपत है उसको ये पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये सौर शहर हो गया, पूरा 100% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, सांची। चलिए, इससे क्या होगा कि नागौरी में लगभग 3 मेगावाट क्षमता का आप क्या कर लेंगे, ये ऊर्जा का उत्पादन कर पाएंगे। उसको आगे बढ़ा करके क्या करेंगे, भविष्य में 5 मेगावाट तक लेके जाएंगे। किसकी सहायता से ये पूरा काम हो रहा है, तो जो MP का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग है और IIT कानपुर है, ये मिल करके काम करेंगे सौर ऊर्जा को क्या है जो है यूज़ करने के मामले में। ठीक है, अब हमने देखा कि ये सोलर सिटी था, लेकिन गांव के मामले में देखा जाए तो ये उपलब्धि जो है वो पहले ही एक गांव ने हासिल कर ली है। वो गांव कौन है, मोढेरा। मोढेरा जो है वो भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन चुका है। कब बन चुका है, ये 2022 में ही बन गया है। तो अगर कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछे कि सोलर सिटी तो सब शहर की बात होगी तो सांची का नाम आएगा, और अगर गांव की बात होगी तो मोढेरा, गुजरात का ये गांव है, वहाँ पे मोढेरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मोदी जी गए थे और यहाँ पर कक्ष का रन का कुछ मेला वगैरह भी लगता है, और मोदी जी इस पूरे गांव को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते रहते हैं टाइम पे। तो ये मोढेरा गांव, यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था सूर्यग्राम करके, और इस सूर्यग्राम परियोजना के तहत ही जो मोढेरा को पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव डिक्लेयर किया गया था 2022 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब पहले नाम समझ लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी कहने का मतलब है कि अब इन NCERT को जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ है, उसके समान दर्जा मिलेगा। ठीक है, NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का, इसकी सिफारिश कितने की, तो UGC जो है, जो बहुत सारे विश्वविद्यालयों को क्या करता है, मान्यता देता है। तो UGC के कहने पर जो हमारी केंद्रीय जो मंत्रालय है या सरकार है, उसने NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। ठीक है, अब इसमें और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जान लिया कि अब क्या है, ये विश्वविद्यालय की तरह जो अथॉरिटी रखेंगे, कुछ
उनके भी अब अधिकार होंगे, ठीक है। और ये इनको दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है एनसीईआरटी नित्य नए अपने शोध करते रहता है, अपने जो सिलेबस में चेंजेस लाता रहता है, और कैसे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है इस पर बहुत वो काम करता है, रिसर्च करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। किस श्रेणी में रखा गया है, डी नोवो श्रेणी, तो श्रेणी को ध्यान में रखेंगे, डी नोवो श्रेणी के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है किसे, एनसीईआरटी को। चलिए अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। एक तो हमारे यहाँ पे एयर क्वालिटी के मामले में हमेशा ख़राब स्थिति रहती है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, और ये जो रैंकिंग आती है इससे क्वेश्चन बनता ही है, एक साल नहीं आया तो अगले साल बनेगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, रैंकिंग से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक हमारी सरकार के द्वारा एनसीएपी प्रोग्राम चालू किया था 2019 में, ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो अब जाहिर सी बात है पर्यावरण से संबंधित है, तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है वो उसको लॉन्च करेगा। एनसीएपी का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। लॉन्च कब हुआ था, 2019 में। इसमें क्या था, शहरों और राज्यों को जो है वो गुणवत्ता के आधार पर, वायु की गुणवत्ता के आधार पर, एयर क्वालिटी के आधार पर रैंकिंग दी जाती थी, ठीक है। तो अगले 5 वर्षों में वो क्या काम करेंगे या उन्होंने क्या अभी तक काम किया, और पर्टिकुलर मैटर जो होते हैं, पर्टिकुलर मैटर्स मतलब कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, जो वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, जैसे कि PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, तो इन सब को कितना कम कर रहे हैं, इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं, इसको ध्यान में रख करके उन पर नज़र रखी जाती है, ये पूरा सर्वेक्षण लाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2019 में एनसीईपी चालू की गई थी। इसका टारगेट क्या था कि अगले 5 वर्षों में 20 से 30% तक हम इस PM10 और PM2.5 को क्या करें, रिड्यूस करें, कम करें, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख करके लगभग 131 शहरों को टारगेट करके ये पूरा सर्वेक्षण आता है। तो ठीक है, वायु सर्वेक्षण कितने शहर, 131 शहर, ठीक। अभी फिलहाल 7 सितंबर 2023 को हमने क्या मनाया था, विश्व लेवल पे नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ये भी इम्पॉर्टेंट है, 7 सितंबर। देखिए 1 सितंबर को क्या था, मिथुन दिवस, अभी मैंने बताया। 7 सितंबर को क्या है, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे, ठीक है, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे मनाया हमने, और उसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी किया गया, ठीक। अब देख लेते हैं कि इसमें किसने टॉप किया। तो इसमें 3 कैटेगरी है, कैटेगरी में टॉप 3। पहली कैटेगरी क्या है, 10 लाख से ज़्यादा की आबादी, तो मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन में किसने टॉप किया है, सबसे पहले इंदौर ने, फिर आगरा ने, फिर थाने, है ना। आगरा उत्तर प्रदेश का है इसलिए याद रखेंगे, सेकंड पोजीशन पे है वायु के मामले में, स्वच्छ वायु के मामले में, इंदौर, आगरा, थाने। उसके बाद 3 लाख से 10 लाख की आबादी में कौन टॉप पर है, तो अमरावती महाराष्ट्र का, फिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे, और गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो अमरावती, मुरादाबाद और गुंटूर ये 3 लाख से 10 लाख की आबादी में हो गए स्वच्छ वायु के मामले में। अब 3 लाख से कम आबादी में देख लेते हैं कौन सा है, एक है परवाणु हिमाचल प्रदेश का, काला अम्ब हिमाचल प्रदेश का, अंगुल ओडिशा। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपसे रैंकिंग के मामले में, रैंकिंग के रूप में ही पूछा जाए कि ये कौन से शहर हैं, कहाँ के हैं। कई बार ये होता है मिलान करने के लिए भी आता है, और स्टेट PCS वगैरह में, या अगले अभी जो RO ARO का एग्ज़ाम फिर से आपका री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें तो ये स्पेशली बनता है कि कौन सा शहर है कौन से राज्य से बिलोंग करता है, या वहाँ का कोई पर्वत है, या वहाँ की कोई नदी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आपको पूछ दे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो परवाणु और काला अम्ब जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, अंगुल जो है उड़ीसा का है। ये 3 लाख से कम आबादी में स्वच्छ वायु में इन्होंने टॉप किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है उत्तर प्रदेश की स्थिति, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, देखिए 10 लाख से ज़्यादा की आबादी में उत्तर प्रदेश में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जो शहर हैं 10 लाख से ज़्यादा की आबादी में यूपी से हैं। कौन से, अच्छी रैंक के साथ आगरा है सेकंड पोजीशन पे, फिर है आपका वाराणसी, है ना, 11वें पोजीशन पे, फिर गाज़ियाबाद 12th गाज़ियाबाद, मेरठ 15, कानपुर आ गया 23rd, लखनऊ आ गया 24th, और प्रयागराज आ गया 28th। तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी में कौन कौन है आपके, आगरा, वाराणसी, गाज़ियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, इतना नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद 3 लाख से 10 लाख में, 3 लाख से 10 लाख में कौन है आपका मुरादाबाद, फिर फिरोजाबाद, बरेली, झांसी, गोरखपुर, नोएडा। और 3 लाख से कम में है आपका रायबरेली, गजरौला, खुर्जा और अनपरा। एक दो बार इसको ध्यान देंगे तो शायद याद हो जाए, वैसे इतना याद करना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, हर किसी क्वेश्चन को एड्रेस करना मतलब बेवकूफ़ी होगी। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, कहीं आप बहुत फंस रहे हैं, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। हो सकता है उस क्वेश्चन पे जितना दिमाग खपाने से आपने वो टाइम कहीं और दिया होता तो आप 2-3 क्वेश्चन और अच्छा कर सकते थे, तो उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं भारत मंडपम के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। भारत मंडपम एक विजन वाला एक मंडप है। ये है क्या, ये IECC इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। मतलब कि एक इतना बड़ा प्रांगण, इतना बड़ा हमने सेटअप तैयार कर दिया है कि हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हम चाहे तो बड़े से बड़ा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, प्रदर्शनी लगवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान कर रख के बनाया गया है ये भारत मंडपम। कहाँ पर, नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में। बहुत हाईलाइटेड रहा, बहुत चर्चा में रहा, इतना बड़ा ये कॉरिडोर है, नाम है इसका भारत मंडपम। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, G20 की बैठक भी यहीं पर आयोजित की गई थी और भविष्य में जो भी बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे वो यहीं पर होंगे। ठीक है, ये पूरा थीम कहाँ से आया, आइडिया इसका नाम कहाँ से आया, तो अनुभव मंडपम है एक, कहाँ पे, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एक अनुभव मंडपम है, उसको ध्यान में रखकर उसी की थीम पर ये भारत मंडपम बनाया गया है। और ये अनुभव मंडपम किसने बनवाया था, तो भगवान जो बसवेश्वर जी ने बनाया था। कब, 12वीं सदी में कर्नाटक में ये बनाया था बसवेश्वर जी ने। उसको ध्यान में रख करके ये भारत मंडपम बनाया गया है। 123 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर माइक की व्यवस्था है। माइक का फुल फॉर्म क्या है, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस, यानी कि मीटिंग भी हो सकती है, इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी और एग्जीबिशंस भी वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर G20 की शिखर सम्मेलन को क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं कि इसी भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति, नटराज मूर्ति देखी होगी आपने, भगवान शिव की तांडव की मुद्रा में या नृत्य की मुद्रा में जो मूर्ति होती है, नटराज की मूर्ति, इसको इस भारत मंडपम में लगाया गया है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 28 फीट है। अष्ट धातु से बना हुआ है। अष्ट धातु मतलब 8 प्रकार की धातुओं, मेटल्स का प्रयोग है, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, लेड है, आपका तांबा, टीन, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस मूर्ति को बनाया कौन है, तो इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के मूर्तिकार राधा कृष्ण ने बनाया है। ठीक है, तो राधा कृष्ण जी का नाम याद रखिएगा। और ये मूर्ति किस पर आधारित है, तो इसकी शैली है लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि। ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्या होती है कि पहले मूर्ति का एक स्ट्रक्चर बनाया दिया जाता है, उसमें जो है वो वैक्स यानी कि मोम को भरा जाता है। जब वो चीज़ सेट हो जाती है तो फिर जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको हटा लिया जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि के ऊपर आधारित है ये। ठीक, अब अगला टॉपिक देखते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये मोदी जी ने अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में लॉन्च किया था। ठीक है, 17 सितंबर के आसपास में। विश्वकर्मा योजना में क्या है, जो छोटे लेवल पे लेकिन बहुत ही हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शिल्पकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन ऑलमोस्ट अधूरा है। अब ये पोडियम है, चेयर है, टेबल है, बेड है, इन सब को बनाने के लिए जो लोग काम में रहते हैं, वैसे लोगों को सम्मान देने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए ये विश्वकर्मा योजना लाई गई है। ठीक है, तो जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, जो 2 टाइप के होते हैं, एक तो फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल में आ जाता है आपका बैंकिंग सेक्टर आ जाता है। ठीक है, जिनको नेशनली लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें। इनफॉर्मल क्या होता है, कई छोटे छोटे लेवल पे कारीगर होते हैं जिनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, तो ऐसे अनौपचारिक क्षेत्र के जो काम करने वाले लोग हैं उनको मान्यता देने के लिए ये विश्वकर्मा योजना आई है। इसमें क्या होंगे, लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई, कुम्हार, ये सारे जो लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इस पूरी पहल का थीम क्या है, मोटो क्या है कि क्या होगा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र का योजना मैंने पिछली बार भी बताया था कि 100% फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है सेंट्रल सेक्टर, दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। तो केंद्रीय जो क्षेत्रक होते हैं, सेंट्रल सेक्टर जो होते हैं, वो उसमें 100% फंडिंग जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। पर जो केंद्रीय प्रायोजित होते हैं या जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होते हैं, उसमें कुछ % हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का। तो फिलहाल ये विश्वकर्मा योजना जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है,
इसमें क्या किया जाएगा, एमएसएमईज जो हैं उनको और ये विश्वकर्मा योजना के तहत जो छोटे जो लोग हैं, जैसे छोटे लोग तो नहीं, छोटे कारीगर जो है उनको 5 वर्ष की अवधि के लिए क्या किया जाएगा, लोन वगैरह दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए, इसके कुछ की हाइलाइट्स क्या हैं, तो भाई विश्वकर्मा योजनाओं में जो लोग हैं उनके कौशल को और निखारने का काम किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, विश्वकर्मा आईडी दी जाएगी वैसे लोगों को। ठीक है, और क्या होगा कि 5% की रियायती दर पर क्या होगा, लोन दिया जाएगा। साथ के साथ में जो सिक्योरिटी फ्री लोन भी यहाँ पर दिया जाएगा, उसको कहते हैं कोलेटरल फ्री लोन। ठीक है, कोलेटरल फ्री कहने का मतलब है कि बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दिया जाएगा। तो इतने पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट, ये माइक्रोसाइट क्या होते हैं। एबीडीएम मतलब कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसकी हमने पिछले टॉपिक्स में भी चर्चा की थी कि इसके 2 साल कंप्लीट हुए। तो इस एबीडीएम के तहत माइक्रोसाइट्स बन रहे हैं। ये माइक्रोसाइट्स क्या हैं, जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कड़ी स्थापित की जा सके, ताकि पेशेंट को जब नीड हो वो डॉक्टर से टच में आ सके और अपना इलाज करवा सके। तो इसके लिए एक जो क्या है, अवसंरचना जो बनाई जा रही है उसको माइक्रोसाइट का नाम दिया गया। ठीक है, तो इस पे क्या होगा कि ऐसी अवसंरचनाएं बनाई जाएंगी जिससे कि त्वरित उपचार लोगों को मिल सके। ठीक, तो इसको ध्यान में रख करके कम से कम 100 माइक्रोसाइट्स बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले कहाँ पर ये माइक्रोसाइट बनेगा, तो भारत का पहला राज्य बनेगा मिजोरम। मिजोरम में जो है सबसे पहले माइक्रोसाइट बनाया जाएगा, तो इसको याद में रखिएगा। ठीक है, आइजोल मिजोरम में पहले माइक्रोसाइट बनाया जाएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया, और तो कुछ नहीं है। देखिए माइक्रोसाइट्स में क्या है, माइक्रोसाइट्स उन लघु एवं मध्यम स्तरीय क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल, 10 लाख से कम बिस्तर वाले प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक समूह होगा। तो मैंने बताया कि जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं एक जगह पे मिल सके, उसको ध्यान में रख करके माइक्रोसाइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड। तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो दिया जाता है किसके द्वारा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड को है आयोजित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि शहरों को स्मार्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए शहरों को, योजनाओं को क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, इस प्रतियोगिता को लॉन्च कब किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया, 2019, 2020। अब तक इसके 3 संस्करण आ चुके थे और अभी क्या है, चौथा संस्करण जो है वो आया है। 18, 19, 20 लगातार आए थे, उसके बाद में कोविड की वजह से ब्रेक लग गया था, और अब ये 2023-25 अगस्त को इसका चौथा संस्करण आया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय क्या है, ये इंडिया स्मार्ट मिशन है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, टॉप किया है इंदौर ने। स्मार्टनेस की बात हो, स्वच्छता की बात हो, क्लीन एयर की बात हो, हर जगह इंदौर ने टॉप किया है। तो आपका काम ऐसे ही आसान, अगर स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आए, फर्स्ट नंबर पे इंदौर, इंदौर के साथ सूरत। अगर स्मार्ट सिटीज़ की बात आए, इंदौर। अभी हमने पढ़ा क्लीन एयर के बारे में, वहाँ पर भी इंदौर था, इंदौर के बाद आगरा था, फिर पुणे था। ठीक है, तो ये आपके लिए काम आसान हो गया कि हर जगह इंदौर ने टॉप किया, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं भी किया है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विजेता शहर कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड में विजेता रहे हैं इंदौर, फिर सूरत और आगरा। ठीक है, उसके बाद में ओवरऑल अगर राज्य की कैटेगरी देखी जाए, ये तो स्टेट सिटी की कैटेगरी थी, इंदौर, सूरत, आगरा। राज्य की अगर देखी जाए तो राज्य पुरस्कार में फर्स्ट कौन आया है, यहाँ पर एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सबसे स्मार्ट जो राज्य है वो कौन है, आपका मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और यूपी भी आपका स्मार्ट है। देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ जो है वो सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश है स्मार्टनेस के मामले में। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ये जो स्टेशनों को क्या है, उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको और अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए, इसके लिए ये अमृत भारत स्टेशन योजना आई है। इसके तहत लगभग कुल 1309 रेलवे स्टेशन को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट चरण होगा, पहला चरण होगा, उसमें
कुछ कम है। फिलहाल ओवरऑल 1309 है। ठीक, सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बेहतरी की जाने वाली है इन 1309 रेलवे स्टेशन में, उसमें 156 जो रेलवे स्टेशन हैं वो किसके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और देन आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये लगभग पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शामिल है, उसमें भी सबसे ज़्यादा यूपी के हैं 55, उसके साथ राजस्थान के। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट था। बाकी क्या है ये आपने जान लिया, ये टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स यूएनडीपी जो है वो हर साल लेके आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जो मानव विकास रिपोर्ट कौन लेके आता है, पहली बात तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आपका जो ये मानव विकास सूचकांक लेके आता है, ये लगभग 2010 से हर साल आ रहा है और इसी की थीम पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, थीम है बिल्कुल ये MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो यूएनडीपी का है उसी की थीम पर आधारित है। इसमें क्या है कि गरीबी क्या स्थिति है, इसको ध्यान में रख करके ये पूरी रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक, कौन जारी करता है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसको जारी करता है नीति आयोग। इसमें किस किस चीज़ों को आधार बनाया जाता है, 12 संकेतक हैं इसमें, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो आया था उसमें और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आया उसमें क्या चेंजेस आए, ठीक, उसको देख के उसकी तुलना करके ये मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स को जारी किया गया। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये, तो द्वितीय संस्करण है ये। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। संस्करण, पहला संस्करण आया था 2021 में, तो ये बहुत अभी रिसेंट का है, बहुत 1-2 संस्करण आए हैं तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पहला संस्करण कब आया था, 2021 में आया था। दूसरा संस्करण कब आया है, अभी आया है 2023 में। ठीक है, 2019 और 21 के बीच में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के बीच में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बेटरमेंट हुआ है या क्या प्रोग्रेस हुई है, उसको ध्यान में रख के ये पूरा बनाया गया। ठीक, इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, 707 प्रशासनिक जिले इसमें शामिल है। देखिए यहाँ पर है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के मध्य में सभी राज्यों में क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रगति है, उसको इसमें दर्ज किया गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड आंकड़े जिससे प्रश्न बन सकते हैं आपके। क्या है कि कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, तो इस दृष्टि में देखा जाए तो टॉप 3 राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं उसमें आपके पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। दूसरे नंबर पे है आपका बिहार, तीसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। ठीक, तो लगभग गरीबी में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है यूपी ने। यूपी में लगभग 3.5 करोड़ लोग हैं गरीबी से बाहर आए हैं। बिहार में 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और MP में जो है वो लगभग 1.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। तो अच्छा प्रदर्शन के मामले में यूपी फर्स्ट, बिहार एंड देन का मध्य प्रदेश। ठीक, अब देख लेते हैं कि गरीब लोगों की संख्या में कितनी कमी हुई है। ठीक, तो 2015-16 में भारत में बहुआयामी गरीबी क्या थी, उसकी संख्या थी 24.85 और अब ये घट करके कितनी हो गई है, 14.96, लगभग 9.89%। देखिए आंकड़े बहुत पूछता है UPPCS में, तो आंकड़े परसेंटेज ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले जो थी वो 24.85% गरीबी थी, अभी क्या है संख्या के मामले में 14.96% हो गई है, यानी कि लगभग 9.89% की उल्लेखनीय कमी जो है वो गरीबी में देखी गई है। तो ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अब देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कमी हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अभी गरीबी 32.59 से कम होके हो गई है 19.28 ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में कितनी हुई है, तो पहले ये थी 8.65, अब घटकर हो गई है 5.27, लगभग 3-3.5% की कमी शहरी क्षेत्रों में। अब यहाँ से आपके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इनके हिसाब से इतने आंकड़े ना पूछे, तो ये स्टेटमेंट बन सकता है कि सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी ग्रामीण क्षेत्र में हुई
या फिर शहरी क्षेत्र में हुई। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 32% गरीबी थी, अभी यहाँ पर 20% की लगभग गरीबी है। तो सबसे ज़्यादा लगभग 12% का सुधार कहाँ पे हुआ है? ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, और शहरी क्षेत्रों में मात्र 3% की कमी हुई है। ठीक है, तो सबसे अच्छा काम कहाँ पर हुआ है गरीबी के मामले में? ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब चलते हैं। मैंने पहले जब एसडीजी के बारे में मैं पढ़ा रही थी तो मैंने पढ़ाया था कि एसडीजी 3 जो है वो आपके किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, और एसडीजी 1 किससे संबंधित है? पॉवर्टी से संबंधित है। तो ये एसडीजी जो 17 एसडीजीज है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका क्या? पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये किससे संबंधित है। हम जो ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं एसडीजी 1 से संबंधित है। ठीक, अब आगे चलते हैं कि किसने कैसा प्रदर्शन किया है। तो आप देख लीजिए इसको, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष राज्य, सबसे ज़्यादा गरीबी अभी भी कहाँ पर है? सुधार तो किया है यूपी बिहार ने, लेकिन अभी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी बनी हुई है। तो बिहार जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है अभी फ़िलहाल में। कितनी है? 33.76% है। उसके बाद झारखंड है, मेघालय है, यूपी आपके 4th पोजीशन पे है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि गरीबी के मामले में यूपी जो है वो 4th पोजीशन पे है। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है, झारखंड, फिर मेघालय, उसके बाद आपका यूपी एंड देन एमपी। ठीक, अब देख लेते हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है। तो केरल जो है वो बहुआयामी गरीबी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। केरल में मात्र 0.55% यानी कि 1% से भी कम जो है वो गरीबी है केरला में। तो ध्यान में रखेंगे। ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों में किसने अच्छा प्रदर्शन किया है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव में सबसे कम और सबसे ज़्यादा दादर एंड नगर हवेली में सबसे ज़्यादा गरीबी है और पुदुचेरी में सबसे कम है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि ओवरऑल राज्यों की बात की जाए तो केरला बहुत अच्छी कंडीशन में है। सबसे वर्स्ट कंडीशन कहाँ की है? बिहार की। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में तो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है और पुदुचेरी में सबसे कम गरीबी है। ठीक, सबसे तेज वृद्धि या सबसे अच्छी प्रोग्रेस किसने की है? तो यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, इन्होंने अच्छी प्रगति की है। ये तेज़ी से गरीबी को कम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या है, जनसंख्या के मामले में अगर आप देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, लेकिन सर्वाधिक कमी भी बिहार ने की है। देखिए, जनसंख्या के मामले में देखा जाए बहुआयामी गरीबी में तो बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो बिहार, एमपी, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, इन्होंने सबसे ज़्यादा कमी की है गरीबी में। ठीक है, चलिए अब यूपी की रैंकिंग देख लेते हैं। ये पूरा टॉपिक ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी के मामले में। तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है? बहुआयामी गरीबी की जनसंख्या देखा जाए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले यूपी के कौन कौन से हैं? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, सीतापुर। इसको एक कोड बना लीजिए, BSBBS। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहराइच, ये हुआ आपका श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, बदायूं और सीतापुर। ठीक, तो ये वैसे ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी है। अब सबसे न्यूनतम बहुआयामी गरीबी कहाँ पर है? तो न्यूनतम में गाज़ियाबाद, देखिए अमीरों का शहर, फिर लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध यानी कि नोएडा और हापुड़। तो ये सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे कम गरीबी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसको अरेंज करने के लिए आ सकता है। ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा गरीबी बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं और सीतापुर में है। सबसे कम गरीबी कहाँ है? तो गाज़ियाबाद में सबसे कम गरीबी है, उसके बाद लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, फिर आपका आ गया गौतम बुद्ध नगर और फिर आ गया आपका हापुड़। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज जिला है ये बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। महाराजगंज जिले को याद रखिएगा, इसने सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी में क्या की है? कमी की है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक है वैभव फेलोशिप योजना। वैभव फेलोशिप योजना, इसका फुल फॉर्म वैभव का क्या है? वैश्विक भारतीय विज्ञान। ठीक है, वैज्ञानिक। तो वैभव का फुल फॉर्म पहले पूछा जा सकता है अगर आपसे साइंस में क्वेश्चन बने तो। वैभव का मतलब है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ये फेलोशिप योजना क्या है कि जो हमारे यहाँ के निवासी जो वैज्ञानिक हैं और जो प्रवासी हैं, जो मतलब कि विदेश में कहीं जाकर रह रहे हैं, तो ऐसे वैज्ञानिकों को एक जगह संगठित करने के लिए और वो भी हमारे यहाँ के डेवलपमेंट में अपने
रिसर्च, अपने ज्ञान से कुछ योगदान दे पाएँ, इसके लिए ये बनाई गई है वैभव फेलोशिप योजना। ठीक है, 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो साइंस डे है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो 28 फरवरी को ये पूरा वैभव फेलोशिप योजना 2023 में लागू हुई थी। उद्देश्य क्या है कि वैज्ञानिकों को एक जगह पिलाना, उनको जोड़े रखना। अब इसमें क्या क्या होगा, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम एआई वगैरह, जो अभी चीज़ें रिसेंट बहुत ज़्यादा चल रही हैं टेक्नोलॉजी में, एआई वगैरह हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब पे क्या रिसर्च कर रहे हैं वो अपने ज्ञान को साझा करेंगे इसके थ्रू। साथ के साथ में इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम मिनिमम 2-3 महीने के लिए या और मैक्सिमम 5 साल या 2-3 साल के लिए क्या होगा, ऐसे वैज्ञानिक जो प्रवासी हैं लेकिन हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो अपने किसी यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं, वहाँ पे रिसर्च में जुड़ सकते हैं। ये पूरी वैभव फेलोशिप योजना की स्कीम है। चलिए अब देख लेते हैं माहिर के बारे में। माहिर, ये आपको पूछा जा सकता है कि ये माहिर किससे संबंधित है, तो ये ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित एक पहल है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो माहिर का फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है, मैंने पहले ही बता दिया। और अब ऊर्जा से संबंधित है मतलब नवीनतम क्षेत्र में क्या उभरती हुई ऊर्जा है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, इन सब चीज़ों पे ये माहिर परियोजना के तहत ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कब लॉन्च हुआ है, ये जून 2023 में लॉन्च हुआ है। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, राष्ट्रीय मिशन है। किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये शामिल है। इसमें कौन से साल हैं, तो 2023-24 से लेकर के 27-28 तक की ये पूरी परियोजना है। तो ध्यान में रखेंगे कि ये कब से कब तक लेकर है, ये आपका है 2023 से लेकर के 2028 तक माहिर चलने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहीं आपसे पूछ सकता है कि कब तक के लिए है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, कुछ समितियां बनाई गई है। एक शीर्ष समिति बनाई गई है, तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति बनाई गई है। इसमें अलग अलग लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है, जो क्या करेंगे, जो क्या प्रोग्रेस हो रही है ऊर्जा के क्षेत्र में उसको ध्यान में रखेंगे। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि माहिर जो है वो किससे संबंधित है, ऊर्जा क्षेत्र से। आगे चलते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है। इंडेक्स वगैरह हम आगे भी चर्चा करेंगे, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंडेक्स आए होंगे या कुछ और, जैसे कि आपके हैप्पीनेस इंडेक्स हो गए, प्रेस स्वतंत्रता के बारे में, इन सब चीज़ों पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल राष्ट्रीय परिदृश्य में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक देख लेते हैं। कौन इसको जारी करता है, तो FSSAI जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, वो इसको जारी करता है। खाद्य सुरक्षा, नाम से ही स्पष्ट है कि कौन से राज्य खाद्य सुरक्षा के मामले में कितना काम कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा कहने का मतलब है कि अपनी जनता को, अपने लोगों को वो भोजन सही से प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इससे रिलेटेड ये है। शुरुआत इसकी कब हुई थी, प्रथम संस्करण 2019 में आया था। ठीक है, और इस सूचकांक को कब जारी किया गया है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। डेट इंपॉर्टेंट है, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, उसके उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन सा मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जो मनसुख मांडविया जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अभी का ये 5वां संस्करण था। शुरुआत कब हुई है खाद्य सुरक्षा सूचकांक की, 2019 में। ये ईयर्स पूछे जाते हैं, आप रिसेंट 1-2 पास्ट जो 1-2 साल का ट्रेंड देखेंगे, पूछ दिया है कि आयुष्मान योजना 2018 में चालू हुई है, तो वैसे ही 2019 में ये खाद्य सुरक्षा संस्करण चालू हुआ था। 5वां संस्करण है ये। टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है केरला ने। सबसे अच्छा जो क्वालिटी ऑफ फूड है या खाद्य सुरक्षा है, केरला में है। देन आपका पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी आपका 5th पोजीशन पे है। इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है हमारे लिए, एटलीस्ट टॉप 5 में है, तो इसको याद रखेंगे। केरल, पंजाब, तमिलनाडु, MP और यूपी। ठीक है, बड़े राज्यों में बिहार जो है वो 19वें नंबर पे है, तो जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हो गया। अब छोटे राज्यों में अगर आप बात देखें तो टॉप किसने किया है, गोवा, फिर मणिपुर और सिक्किम। तो बड़े राज्यों में केरल, पंजाब, तमिलनाडु, MP और UP को ध्यान में रखेंगे। छोटे राज्यों में आपका गोवा, मणिपुर और सिक्किम। ठीक है,
केंद्र शासित प्रदेश में अगेन यहाँ पर जम्मू कश्मीर। काम आपके लिए आसान हो जाता है जब एक ही स्टेट जो है बार बार किसी बहुत सारे इंडेक्स में टॉप करता है। और जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखिएगा, तो केंद्र शासित प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के मामले में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, सेकेंड पोजीशन दिल्ली का है, उसके बाद आपका चंडीगढ़ है। सबसे अंतिम स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप रहा है। तो लक्षद्वीप में जो है अभी अब चर्चा में भी रहा, वहाँ पे जो मालदीव और लक्षद्वीप का जो कंपैरिजन किया गया था, इसलिए तो लक्षद्वीप जो है फूड सिक्योरिटी के मामले में बहुत अभी खराब कंडीशन में है और प्रोग्रेस की ज़रूरत है, अंतिम स्थान पर है। ठीक है, अब आते हैं निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2002.0। ठीक है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्कूली शिक्षा की क्या गुणवत्ता है, इसको ध्यान में रख कर के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है, इसको कहते हैं पीजीआई शॉर्ट फॉर्म में, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसको स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्कूल की क्या ग्रेडिंग है और कौन सा राज्य अच्छा शिक्षा प्रोवाइड करवा रही है, इसको ध्यान में रख करके इसको पूरा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो अभी इसका 2.0 संस्करण आया है। इसमें श्रेणी क्या क्या है, देखिए दक्ष श्रेणी है, सबसे बेहतर जो श्रेणी है वो है दक्ष। उसके बाद में आता है आपका उत्कर्ष, यहाँ पे है दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, फिर आपका प्रचेष्ट, प्रचेष्ट 2, प्रचेष्ट 3, फिर आकांक्षी 1, 2 एंड 3। सबसे अच्छी कंडीशन जो है दक्ष, उत्कर्ष, उत्तम, अति उत्तम, यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है रैंक। ठीक है, तो बहुत अच्छी कंडीशन अभी भी हमारे यहाँ पे किसी स्टेट की शिक्षा के मामले में नहीं है। ठीक है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो कि प्रचेष्ट 2 यानी कि फाइनली टॉप किसने किया है, तो चंडीगढ़ और पंजाब ने जो है वो प्रचेष्ट 2 श्रेणी में। और हम देख लेते हैं कि यूपी कहाँ पर है, तो यूपी है आपका यहाँ आकांक्षी 2 में यूपी है। अब यूपी के साथ साथ और कौन से राज्य हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में आ सकता है कि यूपी के साथ अन्य कौन से राज्य हैं, या फिर आपको क्या है पॉइंट्स में पूछ सकता है। तो देख लीजिए, आकांक्षी 2 की श्रेणी में यूपी के साथ साथ असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड, ये हैं। 1-2 बार आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पूरी हो गई शिक्षा के मामले में रैंकिंग। कौन सा है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, टॉप किया है ओवरऑल चंडीगढ़ और पंजाब ने। शुरुआत के जो सबसे बेस्ट 5 श्रेणी है उसमें किसी को भी कोई स्थान नहीं मिला है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं इंडिया रैंकिंग 2023। NIRF केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरा दिया जाता है रैंकिंग। क्या है ये, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई है, 29 सितंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। क्या करता है, उच्च शिक्षा संस्थानों को क्या करता है, रैंकिंग देने का काम करता है। ठीक, प्रथम संस्करण आया कब इसका, 2016 में। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट उतना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर स्टेटमेंट में कभी पूछते, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी स्कीम किस टाइम चालू हुई थी, इसलिए अभी के लिए क्या है, लेटेस्ट जो आई है रैंकिंग उसमें क्या है कि ये 8वां संस्करण था, 5 जून 2023 को ये रैंकिंग आई। ओवरऑल 5 कैटेगरियों में ये पूरी रैंकिंग दी गई है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को। देखिए, ओवरऑल कैटेगरी है, फिर कॉलेज के रिस्पेक्ट में, उसके बाद विश्वविद्यालय, फिर अनुसंधान और रिसर्च में कौन सा कॉलेज टॉप पर है और नवाचार में कौन सा। तो इन 5 श्रेणियों में 8वें संस्करण के रूप में क्या है, रैंकिंग दी गई है, नेशनल NIRF जो रैंकिंग है वो। ठीक, अब इसमें 8 विषय शामिल हैं, कुछ चीज़ें हैं, 3 बड़े बदलाव किए गए हैं इस बार। तो वो 3 बड़े बदलाव क्या किए गए हैं उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक एक नया विषय जोड़ा गया है। अभी कृषि से रिलेटेड बहुत क्या है मुद्दा चल रहा है, MSP 23 फसलों के ऊपर देने की बातचीत चल रही है। किसान अड़े हुए हैं कि सभी फसलों के लिए आप श्योर शॉट क्या करिए, हमें कंफर्मेशन दीजिए कि हाँ आप सभी फसलों को खरीदेंगे, ये इस पूरा मुद्दा चल रहा है। तो उससे रिलेटेड है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र करके एक नया विषय जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी जोड़ा गया है। साथ के साथ नवाचार श्रेणी में पहली बार क्या हुआ है कि रैंकिंग जारी की गई है। अब ये देश हमारा स्मार्ट हो रहा है, नवाचार के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो नवाचार श्रेणी में पहली बार जो है वो रैंकिंग दी गई है। साथ के साथ में वास्तुकला जो है उस विषय में कुछ एक्सटेंशन किए गए हैं, उसमें कुछ विस्तार किया गया है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चेंज किए गए हैं। अब देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किसने टॉप किया। तो शीर्ष 5 स्थान में टॉप किसने किया है, समग्र श्रेणी यानी कि ओवरऑल किसने टॉप किया है, तो IIT मद्रास ने टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी में। उसके बाद आ जाता है आपका
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, फिर आपका आ जाता है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और कानपुर। तो मद्रास को याद रखेंगे ओवरऑल श्रेणी में। उसके बाद में किसने टॉप किया है, तो यूपी से टॉप 10 में IIT कानपुर है, ठीक है, वो भी कौन सी 5th पोजीशन पे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ओवरऑल कैटेगरी में IIT कानपुर जो है वो टॉप 5 में है, 5वें नंबर पे, ठीक। अब देख लेते हैं कि बिहार का जो पटना है, IIT पटना है, उसने क्या है 66 रैंक प्राप्त की है, ठीक। तो ये जो BPSC दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देख लेते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक जो है उसको विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में टॉप पोजीशन मिली है, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात हो तो IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पे है और विश्वविद्यालय श्रेणी में IIT नहीं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु वो टॉप पे है, ठीक। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली का बहुत ही फेमस है, उसको टॉप पोजीशन मिली है। रिसर्च के क्षेत्र में अगेन बेंगलुरु जो विज्ञान संस्थान है उसको। नवाचार के श्रेणी में IIT कानपुर ने टॉप किया है, ठीक है। ये कुछ 4-5 हुए, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैनेजमेंट में हर साल अहमदाबाद टॉप करता है, दंत चिकित्सा में तमिलनाडु का कॉलेज है उसने टॉप किया है। तो ये सारी चीज़ें मेजर जो इंपॉर्टेंट है ओवरऑल रैंकिंग में, कॉलेज की रैंकिंग में मिरांडा हाउस हो गया, साइंस के मामले में विज्ञान संस्थान बेंगलुरु हो गया, नवाचार के मामले में IIT कानपुर हो गया। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, नए संसद भवन का उद्घाटन, ठीक है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन से पहले जान लेते हैं कि संसद भवन की रूपरेखा पहले क्या रही। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलता है, इस विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत संसद भवन, उसके आसपास के जो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, राष्ट्रपति भवन, इन सब चीज़ों का जो क्या हो रहा है डेवलपमेंट होता है। तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये जो सबसे पहले बना था एडविन लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर ने इसको बनाया था। अभी क्या किया गया है, अभी एक चीज़ ये भी की गई है कि इंडिया गेट का नाम बदल के क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अब क्या किया गया है, एक नया रूप दिया गया है। और हमने अपनी जो भविष्य में आने वाले चुनाव में जो हमारी कैपेसिटी, जो सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब क्या है संख्या लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ने वाली है नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो उसको ध्यान में रख करके सिटिंग अरेंजमेंट को बढ़ाने के लिए हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण करवाया, ठीक। इस उपलक्ष्य में 28 मई 2023 को क्या किया था, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। नए संसद भवन का डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखेंगे, क्योंकि अभी अगर रिसेंट किस मंथ में किसका निधन हुआ ये पूछ सकता है, तो इतना इंपॉर्टेंट काम जब हुआ है 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक। इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया, साथ के साथ में एक डाक टिकट भी जारी किया गया, ठीक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि एक सेंगोल स्थापित किया गया है। कहाँ पर, स्पीकर जो होते हैं, जो अध्यक्ष महोदय होते हैं, उनके बगल में एक सेंगोल की स्थापना की गई है। सेंगोल क्या होता है, बेसिकली एक धर्म का प्रतीक होता है, धर्म का प्रतीक यानी कि न्याय का प्रतीक होता है सेंगोल, तो उसको स्थापित किया गया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं कि पहले तो इसका आकार कैसा है, तो नए संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार। इसमें 3 प्रमुख द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखेंगे। साथ के साथ में सीट कितनी होने वाली है, लोकसभा में 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब कहाँ पर मामला फंस सकता है, यहाँ लोकसभा में कितने, लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को स्थापित किया गया है, राज्यसभा में राष्ट्रीय पुष्प कमल, और जो प्रांगण है वहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ठीक। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, लोकसभा में मोर है, ठीक है, राज्यसभा में आपका कमल है और फिर प्रांगण में बरगद है, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि सेंगोल की हिस्ट्री क्या है। तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से, और जब हमें पता चला था कि अब फाइनली इंडिया आज़ाद हो रहा है, इंडिया जो है अंग्रेज़ों से क्या है छुट्टी मिल रही है हमें, तब हमने इस सेंगोल को स्थापित किया था। ये एक तमिल के एक जो व्यक्ति थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में ये सेंगोल दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। जब नेहरू जी को मिला था तब ये इलाहाबाद संग्रहालय में था, अभी उसको क्या किया गया, स्पीकर के बगल, स्पीकर की जो गद्दी है उसके बगल में इसको रखा गया है, ठीक है। तो सेंगोल की ये खासियत हो गई। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये भगवान शिव का जो सेंगोल एक क्या है, लकड़ी का एक बना हुआ जो सेंगोल जो बना हुआ है, उसके ऊपरी जो हिस्सा है वो भगवान शिव का जो बैल है, पवित्र बैल नंदी है, वो ऊपर में बना हुआ है। ये चोल राजाओं से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो इतनी बातें इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है।
अब देख लेते हैं उड़ान 5.0। ठीक है, उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक ये परियोजना चलाई गई थी। विमान नीति में बदलाव किया गया था। कब शुरुआत की गई थी? 2016 में। अब उड़ान की क्या थीम थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हवाई सेवा मिल सके, क्योंकि इतना अफोर्डेबल नहीं होता है उड़ान हर किसी के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए गरीब व्यक्ति के लिए ये उड़ान चालू की गई थी कि लीस्ट कॉस्ट पे, बहुत ही छोटे अमाउंट पे क्या हो, लोगों को उड़ने की या हवाई यात्रा करने की सुविधा मिले। ठीक, तो उसके 2016 में शुरुआत हुई थी। अभी उसका 5वां एडिशन आया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट था कि 2016 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव बहुत ही पुराना है। देखिए 24 मई 2023 को हुआ है। यूपीपीसीएस में रिसेंट के 6-7 महीनों का करंट पूछा जाता है। अगर डेट आगे बढ़ती है एग्ज़ाम की तो आगे के 2-3 महीनों का पूछा जाएगा। इतना पीछे जाके आपसे 24 मई का नहीं पूछा जाएगा। और अगर चुनाव के बारे में पूछा भी जाएगा तो अभी जो नवंबर में आपके इलेक्शंस हुए हैं 4-5 राज्यों का, उसका पूछ सकता है। तो कर्नाटक को हम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक जहाँ से चुनाव होता है वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या होता है? 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट कर्नाटक में कितनी है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बस इतना ही हम ध्यान में रखेंगे, बाकी इस टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं। सिद्धारमैया जी सीएम बने हैं, कुछ लगभग। जीती कौन है? ये कांग्रेस पार्टी जीती, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम अगर 230 के आसपास में कुछ सीट हैं, एक बार आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप जाएं और जितने भी पास्ट में अभी रिसेंट में इलेक्शंस हुए हैं, कुछ पुराने कुछ नए, बुक को देखिए और उनके सारे स्टेट और उनकी सीट्स का आप लिस्ट बना करके रख लीजिए। ठीक है, आप चलते हैं ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23। समुद्रगुप्त, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, इसमें 2 लोग शामिल हैं, एक तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दूसरा जो है वो समुद्र है तो नेवल जो नौसेना है वो। इन दोनों ने मिलकर के नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ये पूरा चालू किया है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और नौसेना, भारतीय नौसेना की ये पहल है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। इसमें क्या किया गया है? एक मेथेम्फेटामाइन है ना, मेथेम्फेटामाइन करके एक बहुत ही उत्तेजक नशीला पदार्थ है ये, इसको जब्तीकरण किया गया है और बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग 2500 किलोग्राम है इसका क्वांटिटी। तो इसको जब्त किया गया है इस ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत। ठीक है, ये क्या है? अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है। उत्तेजक है मतलब कि क्या करता है? ये डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन क्या होता है? एक तरीके का रसायन होता है जो आपके क्या कहता है अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे आपकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी सुन के तो लग रहा होगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो मेथेम्फेटामाइन को याद रखिएगा, कहीं पूछ ले कि ये क्या है, तो ये एक उत्तेजक पदार्थ है जो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, अब जब ये बात हो रही है नशीली चीज़ों के बारे में तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो गोल्डन क्रीसेंट यानी कि अर्धचंद्र और गोल्डन ट्रायंगल। ये क्या है? नशीले पदार्थों के सबसे बड़े उत्पादक हैं और ये पूरे विश्व में फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, ये तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन आता है इसको ध्यान में रखेंगे। गोल्डन ट्रायंगल में आपका थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है और लाओस आता है। अर्धचंद्र या गोल्डन क्रीसेंट में कौन आता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, आपके जो पड़ोसी हैं वो आते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल में याद रखेंगे थाईलैंड, म्यांमार। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको कम समय में प्रोवाइड करा पाएँ सो दैट आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चले। तो अगर आपको हमारी आज की पहल, हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप द क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।